चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हुआ। अच्छा सा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। अगेन इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी का क्वेश्चन है। आपको ध्यान देना है। मैं सवाल रीड करना शुरू करता हूं बच्चों। RST Limited is considering relaxing its present policy and it is in the process of evaluating two proposed policies. Currently, the firm has annual credit sale of rupees 225 lakhs and accounts receivable turnover ratio of 5 times a year. The current level of loss due to the bad debt is rupees 7,50,000. The firm is required to give a return of 20% on its investment in a new accounts receivable. So 20% is the opportunity cost of capital. The company's variable cost are 60% of the selling price. Given the following information, which is the better option? देखिए, आपको एनुअल क्रेडिट सेल्स दिया है प्रेजेंट पॉलिसी 1 पॉलिसी 2 में। अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो दिया है, कितना टाइम्स टर्नओवर है। एंड साथ साथ में बैड डेट लॉसेस परसेंटेज में नहीं, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट रुपीज में ही दे दिए है बच्चों। हमें यहाँ पे बनाना तो वो टेबल ही पड़ेगा। तो चलिए फटाफट एक बार टेबल बनाते हैं। ध्यान ये रखना है कि बैड डेट का लॉस रुपीज में दे दिया है। तो चलिए टेबल बनाने की शुरुआत करते हैं। टेबल के अंदर सबसे पहले जो मैं लिखूंगा वो होगा पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स के बाद तीन पॉलिसी के बारे में हमें बात करनी है। तो सबसे पहले आएगी प्रेजेंट पॉलिसी, फिर उसके बाद आएगा पॉलिसी ऑप्शन 1 एंड उसके बाद आएगा पॉलिसी ऑप्शन 2। तो ये आपकी तीन पॉलिसी यहाँ पे बन जाती है। अब यहाँ पे मैं लिखने की शुरुआत करूँगा पहले एनुअल सेल्स से, जो आप जानते हो वैसे ही हमेशा हम करते हैं। सेल्स का जो फिगर आएगा वो पहली पॉलिसी के अंदर 225 दिया है, फिर दूसरे में 275 दे ही दिया है। मैं इसको फिगर्स इन लैक्स ही रहने दूंगा। ऐसा हो तो मैं 2 इसमें डिजिट लगा दूंगा, क्योंकि 225 लैक्स तो 2 करोड़ 25 लाख हो जाएगा। इतने बड़े फिगर लिखने की ज़रूरत नहीं है। इवन ICAI फिगर्स इन लैक्स एंड करोड़ जहाँ तक हो सके वहाँ तक चलाती है। सेल्स में से पहले मुझे माइनस करना पड़ेगा वेरिएबल कॉस्ट। और अगर आप देखें तो वेरिएबल कॉस्ट का आपको 60% ऑफ सेलिंग प्राइस दे दिया हुआ है। तो यहां से मैं माइनस करूंगा वेरिएबल कॉस्ट, जो कि 60% के हिसाब से आएगा। तो कैलकुलेटर हाथ में लेके सबका 60% फटाफट गिनना शुरू करते हैं। इन द फर्स्ट केस द वेरिएबल कॉस्ट विल बी 135। In the second case, the variable cost becomes 165. In the third case, the variable cost is 210. तो देखिए ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट भी आ गया। वेरिएबल कॉस्ट के बाद मुझे लगता है कि देखो फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला है। आप देखेंगे तो बेड डेट दिया था, 5 टाइम्स टर्नओवर रेशियो दिया था, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में कुछ भी बोला नहीं था बच्चों। तो मुझे लगता है कि सीधा यहाँ से बेड डेट ही माइनस कर देना चाहिए। राइट, कॉस्ट में एक ही कॉस्ट है तो कोई टोटल भी करने की ज़रूरत नहीं है। सवाल की सिचुएशन जैसे जैसे बदलती है वैसे वैसे हमें सवाल को सॉल्व करने का थोड़ा स्टाइल एंड प्रेजेंटेशन भी बदलते रहना चाहिए। हम कोई एक ही स्टाइल और एक ही प्रेजेंटेशन को पकड़ के पूरे सम्स को नहीं गिन सकते बच्चों। 225 इन शॉर्ट सबका 40% ही करना है तो जल्दी हो जाएगा वो। अच्छा, बेड डेट का पहले फिगर लिख देते हैं। 7 पॉइंट नहीं, पहले में प्रेजेंट पॉलिसी में तो बेड डेट था, कितना था या 7.5, 7,50,000, दैट गिव्स मी 7.5। फिर प्रपोज पॉलिसी में जो बेड डेट था वो था 22.5 एंड उसके बाद जो पॉलिसी नंबर 2 में बेड डेट था वो था 47.5। तो बेड डेट कटेगा। बेड डेट कटने के बाद जो मुझे मिलेगा उससे हम नाम देते हैं एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। सवाल में ज़्यादा कुछ करना नहीं था। राइट, सीधा सा सवाल है। सवाल पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगता है और गिनने में कम। कई बार तो इतने इजी सवाल होते हैं। 225 माइनस 135 माइनस 7.5, दिस गिव्स मी 82.5 एज द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। 275, अच्छा इसमें टैक्स का रेट क्या कहीं हमें दिया हुआ है? तो टैक्स का रेट मुझे नहीं लगता कहीं पे दिया है, तो प्रॉब्लम नहीं है, वरना मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखता। 275 माइनस 165 माइनस 22.5, दैट गिव्स मी 87.5। 350 माइनस 210 माइनस 47.5, दैट गिव्स मी 92.50। ये आ गया।
अब आप जानते हो कि इसमें से माइनस करना होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में गिनने के लिए पहले मुझे लाना पड़ेगा एवरेज बैलेंस ऑफ डेटर्स। मैं इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डायरेक्ट भी गिन सकता हूं, लेकिन एक चीज़ का हमें यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि 20% अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो मुझे इस वेरिएबल कॉस्ट पे गिनना पड़ेगा, सेल्स के ऊपर नहीं गिन सकता, ये मुझे वेरिएबल कॉस्ट पे गिनना पड़ेगा। चलिए इस बार अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की पूरी वर्किंग ही यहाँ पे करते हैं। तो देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को मैं यहाँ पे नीचे गिनता हूँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वर्किंग करता हूँ। बोलो पहले केस में कैसे आएगा? पहले केस में होगा 135, राइट, इंटू मैं कर दूंगा 20%, इंटू ये कितने दिन थे। पहले केस में देखो तो पहले केस में टर्नओवर 5 टाइम्स था, तो 20%, और मैं अच्छा 135 को ही डिवाइड बाय 5 कर दूंगा ना, तो ये आपका एवरेज हो जाएगा, उसका 20% करूंगा तो देखेंगे ये कितना आता है, 135 डिवाइडेड बाई 5, ये आपकी एवरेज कॉस्ट आ गई। एंड एवरेज कॉस्ट का अगर मैं 20% करूं तो 5.4 का आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाएगा। मैं यहाँ पे वर्किंग्स में भी एक बार लिख देता हूँ, फाइनल आंसर में तो खैर लिखूंगा ही। ये आपका 5.4 का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गया। उसी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को यहाँ पे डाल दूंगा 5.40। सेकेंड के अंदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे आएगा? योर वेरिएबल कॉस्ट इज 165, कॉस्ट दिया है तो कॉस्ट पे ही गिनना है। 165 डिवाइडेड बाय द टर्नओवर रेशियो विल बिकम 4 नाउ, सो इसको मुझे डिवाइडेड बाय 4 करना पड़ेगा और इनटू करना पड़ेगा 20%। तो देखिए ये कैसे आएगा, 165 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 20%, दिस इज गोइंग टू बी 8.25, ये हो जाएगा 8.25, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ये हो जाएगा 8.25। और वैसे ही मैं तीसरे के अंदर अगर लिखूं तो इसमें जो मेरी वेरिएबल कॉस्ट है वो है 210, एंड टर्नओवर रेशियो जो दिया था यहाँ पे वो टर्नओवर रेशियो हमें दिया है 3 का टर्नओवर, सो इसको डिवाइड बाय 3 करूँगा और इसको करूँगा इंटू 20%। आई होप इट इज़ सो ईजी फॉर यू। 210 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 20%, 14 इज माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, 14 लैक्स मीन्स। चलिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गई, उसकी वर्किंग भी आपको समझ में अच्छी तरह आ गई होगी। तो मुझे अब लगता है कि सीधा फाइनल आंसर हमें लिख देना चाहिए, जो कि हम हमेशा लिखते हैं नेट बेनिफिट के नाम से। कौन से नाम से लिखते हैं? नेट बेनिफिट के नाम से। तो चलिए फटाफट इसे सॉल्व करते हैं। 82.5 माइनस 5.4, 82.5 माइनस 5.4, ये आपको मिलता है 77.1, राइट। उसके बाद 87.5 माइनस 8.25, ये मिलता है 79.25, एंड फाइनली 92.5 माइनस 14, दिस इज 78.5। ये बच्चों हमारा नेट बेनिफिट का फिगर आ गया है। बताइए इन तीन पॉलिसी में से नेट बेनिफिट का फिगर सबसे ज़्यादा कहाँ पे आता है? अगर आप ध्यान से देखें तो पॉलिसी 1 के अंदर नेट बेनिफिट का फिगर सबसे ज़्यादा आता है, यानी कि आपको जो सिलेक्ट करनी चाहिए वो करनी है पॉलिसी 1। इसमें भी आप एक आंसर कैसे बना के लिख सकते हैं, मैं आंसर यहाँ से बोलता हूँ, आप अपनी नोटबुक में इसको अच्छी तरीके से लिख दीजिए। सिंस द नेट बेनिफिट from policy 1 is highest among all the other option, the company must choose policy 1 as their credit policy। इतना सिंपल आंसर आपको लिखना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कितना आराम से हो गया। प्लीज वापिस एक बार कहता हूं, मेन पॉइंट है इसलिए बार बार रिपीट करता जा रहा हूं। आपको हमेशा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो गिननी है वो किसके ऊपर गिननी है? कॉस्ट के ऊपर गिननी है। इवन आपको अगर फिक्स कॉस्ट ना दिया हो तो आपको ऐसा मानना है कि क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट होगा ही नहीं, बट कभी भी डायरेक्टली सेल्स के ऊपर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को मत गिनिएगा, राइट। सेल्स के ऊपर तभी गिनिए जब आपको ना वेरिएबल कॉस्ट के बारे में कुछ आइडिया हो, ना फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में कुछ आइडिया हो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल बी कंप्यूटेड ऑन कॉस्ट। ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे तरीके से हो गया है, तो क्वेश्चन नंबर 7 की भी शुरुआत करते हैं। दिस इज ऑल्सो ए वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। सबका ध्यान बच्चों यहीं पे होना चाहिए, मजा आने वाला है।
इवेल्युएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी का ही क्वेश्चन है, लेकिन कुछ नयापन इस क्वेश्चन में लाने की कोशिश की गई है। अगर आप ध्यान देंगे तो आराम से आपको ये समझ में आएगा। चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। अ कंपनी इज प्रेजेंटली हैविंग क्रेडिट सेल्स ऑफ 12 lakh. The existing credit terms are 1/10 net 45 days. 1/10 net 45 days and average collection period is 30 days. Average collection period कितना है? 30 days. The current bad debt loss is 1.5%. ठीक है, current bad debt loss 1.5%. In order to accelerate the collection process further as also to increase the sales, the company is contemplating liberalization of its existing credit terms by 2/10 net 45 days. It is expected that sales are likely to increase by 1/3 of the existing sales. Bad debt increase to 2% of sales. Average collection period to decline to 20 days. पहले एवरेज कलेक्शन पीरियड 30 डेज था, अब एवरेज कलेक्शन पीरियड कम होकर 20 डेज हो जाएगा। द कंट्रीब्यूशन टू द सेल्स रेशियो इज 22%, राइट? दिस इज पीवी रेशियो। Contribution to the sales ratio is 22% and opportunity cost of investment in receivable is 15% pre-tax. क्या दिया है ये? Pre-tax. 50% and 80% of the customers, 50% and 80% of the customers in terms of sales revenue are expected to avail cash discount under existing and liberalization schemes respectively. The tax rate is 30%. Should the company change its credit term, assume 360 days in a year. देखिए, पहली बार में तो ये क्वेश्चन पढ़ के आपको टेंशन हो गया होगा कि सर इस क्वेश्चन में तो काफ़ी कुछ लगता है, राइट? इसमें कैश डिस्काउंट आ गया, ये जो यहाँ पे एक नई चीज़ जो आपको दिखती है, नए तरीके से क्रेडिट पीरियड लिखने का तरीका, ये 1/10 नेट 45 एंड 2/10 नेट 45, क्या मतलब है इसका? देखो, मतलब बहुत ही ईजी है। 1/10 नेट 45 का मीनिंग है कि अगर आप 10 दिन के अंदर पैसे चुका देते हो क्रेडिट सेल के बाद, तो आपको 1% का कैश डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप कैश डिस्काउंट नहीं लेना चाहते तो आपका टोटल क्रेडिट पीरियड 45 डेज तक रहेगा, राइट? अगर आप 10 दिन में पेमेंट करते हो तो आपको 1% का कैश डिस्काउंट मिलेगा, और अगर आप वो कैश डिस्काउंट नहीं लेना चाहते तो 45 डेज का आपको क्रेडिट पीरियड मिलेगा, राइट? अगर आप ये 2/10 नेट 45 का मीनिंग समझो, अगर आप 10 दिन में पेमेंट करते हो तो 2% का कैश डिस्काउंट मिलेगा, वरना 45 डेज तक आप अपना क्रेडिट पीरियड एंजॉय कर सकते हो, राइट? देखिए यहाँ पे करना क्या है, एक चीज़ हमें और भी समझनी है यहाँ पे, जो थोड़ी सी अच्छी सी है, सोचने पड़े ऐसी है कि 15% हमारा प्री टैक्स यहाँ पे रेट लिखा गया था। कितना? प्री टैक्स। अब 15% प्री टैक्स हो, ये हमें प्री टैक्स कभी नहीं चलेगा। हमें जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चाहिए वो हमेशा पोस्ट टैक्स ही चाहिए। तो अगर 15% प्री टैक्स है तो इसमें से अगर मैं 30% टैक्स को उड़ा दूंगा तो मुझे जो मिलेगा वो 10.5% पोस्ट टैक्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिलेगा। और ध्यान रखना, हमें जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेना होता है वो कभी भी प्री टैक्स नहीं होना चाहिए, कंपलसरी हमें पोस्ट टैक्स ही लेना होता है। कंपलसरीली हमें पोस्ट टैक्स ही लेना होता है। तो बच्चों इस बात का भी ध्यान रखना। देखिए, मैं एक टेबल ही बनाने जा रहा हूँ। एक और चीज़ मैं यहाँ पे पहले कह दूँ आपको कि सवाल में कैश डिस्काउंट भी दिया है, तो हमारे टेबल के अंदर कैश डिस्काउंट का भी एक्सपेंडिचर हमको लिखना पड़ेगा। तो छोटी छोटी बातें हैं और आगे बढ़ना शुरू करते हैं। टेबल तो वापिस वैसे ही बनेगा जैसे हम हमेशा बनाते आए हैं। मैं लिखूँगा पर्टिकुलर्स। अब यहाँ पे सिर्फ 2 ही पॉलिसी है, एक तो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है एंड दूसरी जो पॉलिसी है वो है प्रपोज्ड पॉलिसी। एग्जिस्टिंग एंड प्रपोज्ड पॉलिसी। बाकी छोटी मोटी जगहें है वो यहाँ पे मैं वर्किंग्स करूँगा इस तरफ, तो एक लाइन खींच देते हैं। अगर वर्किंग्स की ज़रूरत पड़ी तो ये बाकी की जगह है उसमें वर्किंग्स करेंगे। अब सुनिए, सबसे पहले शुरुआत यहाँ पे भी किससे करनी पड़ेगी? नेचुरली हमें सेल्स से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। अब देखेंगे तो प्रेजेंटली सेल्स 12 लाख रुपीज़ का है, तो मैं 12 लाख रुपीज़ का सेल्स लिखूंगा। इसी में पहले एक बार मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर आगे बात करूंगा वेरिएबल कॉस्ट जो थी वो कैसे आएगी। एक बात समझो बच्चों,
हमारा जो पीवी रेशियो यहाँ पे है, कंट्रीब्यूशन सेल्स का रेशियो, वो 22% दिया है। तो वेरिएबल कॉस्ट का जो रेशियो आएगा वो आएगा 100 माइनस 22, राइट, इज इक्वल टू 78%। एक बात समझिए आप, अगर आप 100 रुपये का सेल करते हो तो 22 रुपये का आपको कंट्रीब्यूशन मिलता है। आपको मैं ऐसे समझाऊंगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करने से जो आता है उसे हम कंट्रीब्यूशन कहते हैं। अगर आप 100 रुपये का सेल करते हो तो कंट्रीब्यूशन 22 रुपीस मिलता है। अगर आप 100 रुपीस का सेल करते हो तो कंट्रीब्यूशन 22 रुपीस मिलता है। तो अगर आप वेरिएबल कॉस्ट को फाइंड आउट करने की ट्राई करोगे तो 78 रुपीस की वेरिएबल कॉस्ट आएगी कि नहीं आएगी? मतलब कि वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो 78% है। तो मैं यहां पे लिखता हूं माइनस वेरिएबल कॉस्ट, जो कि आ जाएगा 78%। तो मैं 12 लाख रुपीस का सीधा करूंगा, 12 लाख रुपीस का सीधा करूंगा 78%, वो आ जाएगा 9,36,000, राइट। ये हो गया। तो इससे कंट्रीब्यूशन मिलेगा, बट मेरे हिसाब से मुझे कंट्रीब्यूशन ऐसा कुछ लिखने की सवाल में जरूरत नहीं है। सीधा मैं यहां से बेड डेट का एक्सपेंडिचर माइनस करूंगा, क्योंकि वो भी एक एक्सपेंडिचर है। बेड डेट का लॉस जो पहले एग्जिस्टिंग हमें हो रहा था वो 1.5% था, जो कि सेल्स पे आएगा। तो 12 लाख का 1.5% यानी कि 18,000 का हमारा बेड डेट का एक्सपेंडिचर आएगा। और फिर बेड डेट कटने के बाद क्या और कोई एक्सपेंडिचर यहां पे है? यस, मेन एक्सपेंडिचर है कैश डिस्काउंट का एक्सपेंडिचर। अब देखिए, ये कैश डिस्काउंट का एक्सपेंडिचर मैं कहां से लाता हूं वो आप जरा ध्यान से देखिए। देखिए, पहला वर्किंग नोट यहाँ पे ऐसा 1, आप चाहे तो 1 भी लिख सकते हो, जिससे यहाँ पे आपको पता चले कहाँ वर्किंग हो रही है। देखिए, आपका 12 लाख का सेल्स था, बिल्कुल सही कहा। उस 12 लाख के सेल्स के 50% लोग ऐसे हैं जो कैश डिस्काउंट को अवेल कर रहे हैं। तो इसका मुझे पहले 50% करना पड़ेगा और इनटू करना पड़ेगा कैश डिस्काउंट जो हम देने वाले थे वो 1% देने वाले थे। तो इसको 1% से मल्टीप्लाई अगर करूं सो 12 लाख का आधा इंटू 1%, दिस गिव्स मी द डिस्काउंट ऑफ 6,000, राइट। तो मुझे यहाँ पे कैश डिस्काउंट का जो फिगर लिखना पड़ेगा वो आ जाएगा बच्चों 6,000। कैश डिस्काउंट लिखने के बाद इसमें टैक्स का भी रेट है, तो मुझे अब लिखना पड़ेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये जो फिगर आएगा वो आएगा बच्चों प्रॉफिट बिफोर टैक्स का फिगर। चलिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेके आते हैं। 12 लाख माइनस 9,36,000 माइनस 18,000 एंड माइनस 6,000। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक अच्छा सा फिगर आता है 2,40,000 का, 2,40,000। चलिए अब इसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा टैक्स का अमाउंट, तो माइनस टैक्स करूंगा। टैक्स का जो रेट दिया था वो 30% था, तो ये आ जाएगा एट द रेट 30% के हिसाब से टैक्स। 2,40,000 इंटू 30%, 72,000 का आ जाएगा टैक्स, 72,000। तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जो मिलेगा वो मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये फिगर जो आ जाएगा वो आएगा 1,68,000 का फिगर। ये आ जाएगा 1,68,000 का फिगर। तो आ गया अपना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का फिगर। आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा। इसके बाद जो काटना होता है ना बच्चों, वो क्या होता है? वो तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, और वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की काउंटिंग हम बाद में करते हैं। पहले हम यही प्रपोज पॉलिसी के फिगर लेके आए। अब ध्यान देना, प्रपोज पॉलिसी में आपका सेल्स 1/3 से इंक्रीज होने वाला था। तो 12 लाख मैं अगर 1/3 सेल्स इंक्रीज करूंगा तो जो प्रपोज्ड पॉलिसी का सेल्स आएगा वो तो 16 लाख आ जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, इसका भी वेरिएबल कॉस्ट 78% ही होगा, वो तो सेल्स के साथ ही वेराई करता है। तो 16 लाख का 78% मतलब ये आ जाएगा 12,48,000। ये हो गया वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन लिखने की जरूरत नहीं है। बेड डेट आपको इंक्रीज होके 2% कर देना था, तो 16 लाख इंटू 2%, 32,000 का यहाँ पे बेड डेट का फिगर आएगा। अब कैश डिस्काउंट की काउंटिंग करते हैं, उसके लिए वर्किंग नोट 2 है ऐसा हम यहाँ पे लिख देते हैं 1/2, यानी कि पता चले पहले 1 में से फिर 2 में से। तो सेकेंड 16 लाख का सेल्स था, राइट। तो 16 लाख रुपीस का सेल्स लिखता हूँ।
अब देखिए ये बोला था कि जब प्रपोज पॉलिसी है तो 80% कस्टमर है जो डिस्काउंट का बेनिफिट उठाते हैं, तो मुझे इसका करना पड़ेगा पहले 80% एंड कैश डिस्काउंट अब बढ़ के 2/10 यानी कि 2% हो जाएगा, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2%। अब अगर मैं गिनूँ 16 लाख इंटू 80% इंटू 2%, सो 25,600 का बड़ा सा डिस्काउंट का फिगर आ रहा है, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 25,600 का बड़ा सा डिस्काउंट का फिगर। अब मैं इसमें भी लेके आऊंगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 16 लाख माइनस 12,48,000 माइनस 32,000 माइनस 25,600। हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो आता है वो आता है 2,94,400 2,94,400। इसका अगर टैक्स में गिनूँ 30% के हिसाब से तो 88,320 का टैक्स आ जाएगा, 88,320 का टैक्स आ जाएगा। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो फिगर आएगा वो आएगा 2,06,080। देखिए यहां तक अगर आप पहुंच गए हो तो आपने बहुत ही अच्छा काम किया है बच्चों। मेन चीज क्या थी यहां पे, नई चीज क्या थी, हर सवाल में नई चीजों को देखना सीखो। बाकी सब एक जैसा ही लगता है, राइट। जो नई चीज है ना उसको देखना सीखो। तो कैश डिस्काउंट का पॉइंट यहाँ पे नया था और एक ये पीवी रेशियो की जो इंफॉर्मेशन वाला पॉइंट था वो यहाँ पे नया था। बाकी सब कुछ प्रॉपरली पहले जैसा ही चल रहा है बच्चों। देखिए इतना क्लियर हो गया। अब मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की काउंटिंग करना चाहूंगा, तो उसके लिए आप चाहे तो वही वापस वर्किंग नोट लिख सकते हैं, जैसे वर्किंग नोट 3 एंड दूसरे की एक वर्किंग नोट 4 करके मैं लेके आऊंगा। चलिए थर्ड वर्किंग नोट के अंदर पहले हम गिनते हैं एग्जिस्टिंग का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ध्यान रखना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें गिनना पड़ेगा किसके ऊपर, कॉस्ट के ऊपर। सो यहां पे अपना कॉस्ट है 9,36,000, समझ रहे हो आप। और इसमें एवरेज पीरियड अपने 30 दिन का है, तो इंटू 30 डिवाइड बाई 360 डेज अज्यूम करने थे, 360 लिखूंगा। और इंटू ये करने से हमें एवरेज बैलेंस ऑफ डेटर मिलेगा, इतना सा करने से हमें एवरेज बैलेंस ऑफ डेटर मिलेगा। और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 15% से। क्या 15% से मल्टीप्लाई करूं? नो, ये 15% प्री टैक्स है, हमने टैक्स वगैरह सब टेबल से उड़ा दिया है। तो अब ये ब्लू फिगर भी आफ्टर टैक्स है। सी, जस्ट सी टू इट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, उसके साथ जिस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कंपेयर करना है वो भी आफ्टर टैक्स ही होना चाहिए। तो मैं इसको 10.5%, 10.5% से मल्टीप्लाई करूंगा, ये आपको ध्यान रखना है। सो 9,36,000 राइट, इंटू 30 डिवाइडेड बाई 360 इंटू मैं 0.105 करूंगा। सो 8190, दिस इज माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन केस ऑफ प्रेजेंट पॉलिसी आ जाएगा। तो मैं प्रेजेंट पॉलिसी में 8190 का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिखूंगा। वैसे ही वर्किंग नोट नंबर 4 करते हैं एंड प्रपोज पॉलिसी का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेके आते हैं। उसमें कॉस्ट का फिगर था 12,48,000। मैं हमेशा कॉस्ट पे ही गिनती कर रहा हूं, राइट। 12,48,000। अब इसके अंदर दिन कितने थे, एवरेज इसके दिन थे वो 20 डेज हो गए थे, कम हो गए थे। तो 20 डिवाइड बाई 360 करने से मुझे एवरेज बैलेंस ऑफ डेटर मिलेगा और इसका भी मुझे आफ्टर टैक्स का 0.105 यानी कि 10.5% लेना पड़ेगा। देखते हैं ये आंसर क्या आता है। 12,48,000 इंटू 20 डिवाइड बाई 360 इंटू 0.105, ये आपका जो फिगर आता है वो 7,280 का फिगर आता है बच्चों, 7,280। तो देखिए आराम से आपका दूसरा भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गया। तो यहाँ पे मुझे 7,280 का फिगर लिखना चाहिए। अब जो मिलेगा क्या बताऊं आपको बच्चों, आपको आता ही है, ये हमें इस क्वेश्चन में मिलेगा नेट बेनिफिट। ये हमें इस क्वेश्चन में मिलेगा नेट बेनिफिट। सो 1,68,000 माइनस 8190, दैट गिव्स यू ए नेट बेनिफिट ऑफ 1,59,810, राइट। एंड सेकेंड केस में 2,06,080
राइट। मैं माइनस करूंगा 7,280 तो ये फिगर आपका आ जाएगा 1,98,800। ये आपका फिगर आ जाएगा नेट बेनिफिट का। देखिए बच्चों, दोनों ही पॉलिसी में आपने गिना, नेट बेनिफिट है वो नेचुरली आपका प्रपोज्ड पॉलिसी में ज्यादा आया है, तो आंसर क्या निकलेगा बच्चों, आपको इस प्रपोज्ड पॉलिसी को सिलेक्ट करना पड़ेगा, राइट। आंसर लिखेंगे कैसे एग्जाम में, सिंपली लिखना है आंसर, सिंस द नेट बेनिफिट from the proposed policy is higher than the net benefit of existing policy, the company should choose the proposed policy. तो कितना सिंपल था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 7। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप कैश डिस्काउंट की काउंटिंग के बारे में आप ध्यान रखें और हर सवाल में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो गिना जाता है उसकी काउंटिंग के बारे में भी ध्यान रखें। सो आई एम श्योर ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आराम से अच्छे तरीके से समझ में आया होगा बच्चों। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7।